गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। आज मैं महागाथा एपिसोड नंबर 193 से 197 तक लेके आया हूँ। तो चलिए इस नील की रोमांच भरी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 193 सहायता की पुकार। लेकिन नील भाई, जब प्रताप यदुवंशी ने नील को वहां रखा सबसे भारी और वजनदार लौह कवच उठाते देखा तो वह पूरी तरह भौंचक्का रह गया। वहीं पास ही खड़ा वापति नील के इस फैसले को उसकी नासमझी मानकर मन ही मन मंद मुस्कुरा रहा था। हालांकि नील ने उन दोनों के चेहरों की अभिव्यक्तियों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और शांति से उस भारी कवच को धारण करने लगा। 800 किलोग्राम का वह आवरण पहनते ही नील पर शारीरिक दबाव तो पड़ा, लेकिन उसकी वर्तमान अद्भुत शक्ति के आगे ये भार बेहद मामूली था। यद्यपि उसने अपनी सर्पशल्क ऊर्जा को जागृत नहीं किया था, फिर भी वह इस वजन को आसानी से दरकिनार कर सकता था। हल्की चहलकदमी कर खुद को ढालने के बाद नील थोड़ा आगे बढ़ा। पर्वत की ऊंचाई का सटीक अंदाजा लगाते हुए उसने एक लंबी और गहरी सांस ली। शुरुआत कीजिए नील भाई, प्रताप ने जोशीले स्वर में उसका उत्साह बढ़ाया। उसकी बात सुनकर नील ने सहमति में सिर हिलाया और पूरे वेग के साथ आगे की ओर दौड़ लगा दी। किसी पर्वत पर कोई कितनी ऊंचाई तक चढ़ पाएगा, यह मुख्य रूप से उसकी दौड़ने की गति और शरीर से उत्पन्न बल पर निर्भर करता है। गति जितनी तीव्र होगी, चढ़ाई के लिए उतना ही अधिक प्रक्षेपण बल मिलेगा। इस बार नील केवल अपनी क्षमता की जांच नहीं कर रहा था, बल्कि वह वापति जैसे आलोचकों को एक करारा जवाब देने के इरादे से उतरा था। उसका मन बेहद शांत था, पर उसका रवैया अत्यंत गंभीर। पहला कदम बढ़ाते ही नील ने अपने दाहिने हाथ में जड़े ज्वाला अश्म को सक्रिय कर दिया। अगले ही पल उस रत्न से उत्सर्जित दिव्य ऊर्जा ने एक सूक्ष्म सुरक्षा आवरण का रूप लेकर नील के पूरे शरीर को ढक लिया। उस आवरण ने हवा के घर्षण को पूरी तरह नष्ट कर दिया, जिससे नील पर वायु का प्रतिरोध शून्य हो गया और उसकी गति पलक झपकते ही 10 गुना बढ़ गई। अंबर दल का शीर्ष बाहरी शिष्य नील समकर्षण शैल पर अभ्यास करने उतरा था। ये खबर सुनते ही अन्य बाहरी शिष्यों की उत्सुकता बढ़ गई। हर कोई ये देखना चाहता था कि नील के बारे में फैली अफवाहें वाकई सच हैं या वह सचमुच उतना ही शक्तिशाली था। इसलिए सभी शिष्यों ने अपना अपना अभ्यास रोक दिया और अपनी निगाहें नील के प्रदर्शन पर टिका दीं। परंतु देखते ही देखते सबकी नज़रों के सामने नील की आकृति अचानक धुंधली होने लगी, जो केवल अति तीव्र गति से दौड़ने पर ही संभव हो सकता था। हे भगवान, इसकी रफ्तार तो सचमुच अकल्पनीय है। ये कैसे संभव हो सकता है? ये बहुत असामान्य है। मुझे तो उसकी आकृति भी साफ दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं वह कितने गज ऊपर जाएगा। क्या वह सबसे ऊपरी हथेली के निशान को पार कर पाएगा? चारों तरफ बस नील की ही चर्चा हो रही थी। कोई भी एक भी पल चूकना नहीं चाहता था, क्योंकि जरा सी लापरवाही में नील उनकी नज़रों से ओझल हो सकता था। हालांकि नील ने अभी भी अपनी पूर्ण गति का इस्तेमाल नहीं किया था। अगर वह अपनी चरम सीमा पर दौड़ता तो वे लोग उसकी धुंधली परछाई भी नहीं देख पाते। जैसे ही नील पहाड़ के मुहाने पर पहुंचा, उसने जमीन पर अपने पैरों की पकड़ मजबूत की और धनुष से छूटे तीर की भांति ऊपर की ओर उछल गया। इस दौरान नील की गति में जरा भी कमी नहीं आई और वह लंबे लंबे डग भरते हुए तेजी से पहाड़ पर चढ़ने लगा। ये दृश्य देखकर प्रताप यदुवंशी की आंखें फटी की फटी रह गईं। नील ने तो पहाड़ की सतह पर ठीक से पैर तक नहीं रखे थे। आमतौर पर लोग चढ़ाई के लिए हाथों और पैरों दोनों का संतुलन बनाते हुए ताकत लगाते थे, लेकिन किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि नील महज 2-3 विशाल छलांगों में ही 20 गज की ऊंचाई नाप लेगा। ये नील तो सच में बेहद अजीब है। मेरे पास कहने के लिए शब्द ही नहीं हैं। हमारे और इसके बीच इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? ये देखकर वापति के चेहरे पर उदासी छा गई, पर तभी कुछ सोचते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, पहाड़ पर चढ़ने के लिए केवल छलांग लगाना ही काफ़ी नहीं होता। ये तो चढ़ाई का पहला चरण है। देखना, दूसरे चरण में ये धड़ाम से नीचे गिरेगा। देखो, उसकी रफ्तार अब धीमी होने लगी है। नील महज कुछ ही छलांगों में 28 गज की ऊंचाई तक पहुंच गया। गति थोड़ी धीमी होते ही उसने सतह पर अपने हाथ और पैर जमाकर चढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसके हाथों ने पहाड़ को छुआ, उसकी त्योरियां चढ़ गईं। दिलचस्प, इस पहाड़ को इतना चिकना बना दिया गया है कि पकड़ बनाने के लिए कोई सहारा ही नहीं है। दरअसल ऐसा नहीं था कि वहां बल लगाने की जगह बिल्कुल नहीं थी। अंबर दल के जो शिष्य सालों से यहाँ अभ्यास कर रहे थे, उन्होंने लगातार चढ़ाई करके पहाड़ पर सूक्ष्म निशान बना दिए थे। वापति जैसे अनुभवी शिष्य उन्हीं पुराने निशानों को याद रखकर 47 गज की ऊंचाई तक पहुंच पाए थे। नील के पास ऐसा कोई आना अनुभव नहीं था, इसलिए सामान्य तरीके से चढ़ने पर उसे परेशानी होना तय था। फिर भी ज्वाला अश्म की ऊर्जा और उसकी तेज गति ने इस कमी को पूरा कर दिया।
नील का अपनी शारीरिक शक्ति पर इतना सटीक नियंत्रण था कि लगातार हाथ पैर चलाने से उसकी रफ्तार घटने के बजाय फिर से बढ़ गई। देखो, नील की गति तो फिर से बढ़ गई। हे भगवान, एक शिष्य चकित होकर चिल्लाया। ऊपर जाते समय तो सबकी गति धीमी होती है, इसकी कैसे बढ़ सकती है? चारों तरफ भ्रम का माहौल था। नील 30 गज, 40 गज और 50 गज की सीमा को लांघते हुए सबसे ऊंचे रिकॉर्ड निशान से भी आगे निकल गया और सीधे 60 गज की ऊंचाई पर जाकर रुका। 60 गज की ऊंचाई पर पहुंचकर उसने अपनी हथेली से पहाड़ की चट्टान पर जोरदार प्रहार किया। बूम! नील के थप्पड़ से पहाड़ की चट्टान में हथेली का गहरा निशान छप गया। इसके बाद वह मुड़ा और हवा में तैरते हुए सीधे नीचे कूद गया। उसने पहले ही प्रयास में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। महावीर योद्धा वाकई अलग श्रेणी के होते हैं। सिर्फ बाहरी ही नहीं, कई शीर्ष आंतरिक शिष्य भी नील के इस स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। नील नीचे उतरा, भारी आवरण को उतारा और मुस्कुराते हुए वापति के पास जाकर खड़ा हो गया। क्षमा कीजिएगा, मैं अपने इस व्यवहार के लिए शर्मिंदा हूँ। इस समय वापति का मुंह कड़वा हो चुका था और उसका स्वाभिमान चूर चूर हो गया था। पूरे सप्तसिंधु आश्रम का कोई भी बाहरी शिष्य इसका मुकाबला नहीं कर सकता, फिर यह अब तक आंतरिक शिष्य क्यों नहीं बना? वापति के मन में हार की गहरी भावना बैठ गई। नील ने प्रताप यदुवंशी के कंधे को थपथपाया। प्रताप के चेहरे की हैरानी अब एक बड़ी मुस्कान में बदल चुकी थी। उसने हंसते हुए कहा, हा, मुझे पूरा यकीन था तुम ये कर दिखाओगे। पर नील भाई, तुम और ऊपर क्यों नहीं गए? कहते हुए उसने वापति की तरफ तंजिया नजरों से देखा। नील ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर मैं और ऊपर चला जाता तो बाकी लोगों का बचा कुचा आत्मविश्वास भी टूट जाता। इसके बाद दोनों पास के एक मंडप में शिला पर जाकर बैठ गए। अब बताओ, तुम यहाँ किस विशेष काम से आए थे? प्रताप ने पूछा। उसे अंदाजा था कि नील किसी खास वजह से आया है। नील ने गंभीरता से कहा, प्रताप भाई, मेरे पास एक अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ। लेकिन शर्त यह है कि इस बात को पूरी तरह गुप्त रखना होगा। प्रताप ने दृढ़ता से कहा, नील भाई, गुप्त शब्द कहकर मुझे पराया मत करो। अगर कोई मेरी गर्दन पर तलवार भी रख दे तब भी तुम्हारे राज का एक शब्द बाहर नहीं निकलेगा। नील मुस्कुराया और बोला, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। नील ने अपनी भंडारण अंगूठी से एक छोटी कांस्य की शीशी निकाली और उसे छुपाते हुए प्रताप की ओर बढ़ाया। प्रताप ने जैसे ही शीशी के अंदर झांका, उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। देवमूल सार। उसे याद आया कि पिछली नीलामी में देवमूल सार 1,20,000 आध्यात्मिक पत्थरों की भारी कीमत पर बिका था। प्रताप की आवाज कांपने लगी, इस शीशी में कुल कितनी बूंदें हैं? नील ने शांत भाव से कहा, इसमें पूरी 55 बूंदें हैं। प्रताप ने गहरी सांस ली, अब मैं समझा कि तुम इतने सतर्क क्यों थे। नील हल्के से हंसा, प्रताप भाई, बात सिर्फ इस एक शीशी की होती तो मैं इतना सतर्क न होता। मैं आपको समय समय पर देवमूल सार की ऐसी और शीशियां उपलब्ध कराता रहूंगा। बस आप इन्हें नीलाम करवाने में मेरी मदद करें। क्या समय समय पर? तुम्हारे पास यह और भी है? प्रताप का दिमाग सन रह गया। देवमूल सार जैसी रहस्यमयी और दुर्लभ वस्तु, जिसे पाना किसी चमत्कार से कम नहीं था, नील उसे नियमित रूप से देने की बात कर रहा था। अध्याय 194, मान परिवार का अनादर। इसका सीधा सा अर्थ था कि नील के पास देवमूल सार का कोई बहुत बड़ा भंडार था, या फिर उसने इसे तैयार करने की गुप्त कला में पूर्ण दक्षता हासिल कर ली थी। प्रताप के मन में उठते सवालों को भांपकर नील ने सिर हिलाया और कहा, प्रताप भाई, मेरे पास देवमूल सार की और भी खुराक उपलब्ध है। यदि मैं इसे देवनिधि नीलाम ग्रह के माध्यम से नीलाम करवाऊं तो इससे यदुवंशी घराने को भी बड़ा आर्थिक लाभ होगा, है न? प्रताप यदुवंशी ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी स्वीकृति मिलते ही नील ने अपनी बात आगे बढ़ाई। मुझे विश्वास है कि आप मेरी मूल चिंता को समझ पा रहे होंगे। यदि देवमूल सार को बार बार बाजार में लाया गया तो यदुवंशी घराने पर अन्य शक्तिशाली शक्तियों का भारी दबाव बनना तय है। क्या आपको लगता है कि आपका परिवार इस स्थिति को संभाल पाएगा? ये सुनते ही प्रताप यदुवंशी की सांसें थोड़ी गंभीर हो गईं। नील की शंका पूरी तरह तर्कसंगत थी। इस क्रूर दुनिया में कुछ भी घटित हो सकता था। यद्यपि यदुवंशी परिवार कमजोर नहीं था, फिर भी राजधानी के 8 महान अभिजात घरानों की तुलना में उनका रुतबा थोड़ा कम पड़ता था। यदि यदुवंशी नीलाम ग्रह हर महीने देवमूल सार जैसी दिव्य वस्तु नीलाम करने लगा तो बाकी शक्तिशाली घराने तुरंत सतर्क हो जाएंगे। उन्हें संदेह हो जाएगा कि यदुवंशी परिवार के पास इसका कोई अक्षय स्रोत है या कोई ऐसा निर्माता है जो इसे बना सकता है। ऐसी स्थिति में महान घराने यदुवंशी परिवार पर दबाव बनाएंगे और शायद दबाव में आकर यदुवंशी परिवार के वरिष्ठ लोग प्रताप को उस रहस्यमयी विक्रेता का नाम उजागर करने पर मजबूर कर दें। इस काम में वाकई बड़ा जोखिम था।
परंतु अचानक प्रताप यदुवंशी के चेहरे पर एक आश्वस्त मुस्कान तैर गई और वह हंसते हुए बोला, नील भाई, ऐसा प्रतीत होता है कि आप आवश्यकता से अधिक चिंता कर रहे हैं। उसका निश्चिंत स्वर सुनकर नील ने उत्सुकता से पूछा, क्या आपके पास इस जटिल समस्या से निपटने की कोई ठोस योजना है? प्रताप ने मुस्कुराते हुए समझाया, नील भाई, आप अभी यदुवंशी घराने की कार्यप्रणाली से पूरी तरह परिचित नहीं हैं। हमारा परिवार सदियों से व्यापार और नीलामी के क्षेत्र में है। हमारे पास ऐसी हर परिस्थिति का निवारण उपलब्ध है। आपकी ही भांति अनेक ऐसे शक्तिशाली योद्धा होते हैं जो अपनी पहचान पूरी तरह गुप्त रखना चाहते हैं, और उनके लिए हमने एक विशेष व्यवस्था तैयार की है। इसके बाद प्रताप ने नील को गुप्त लेन देन प्रणाली की बारीकियां समझाईं। उसने बताया कि नीलामी की वस्तु एक ऐसे गुप्त कक्ष में स्वीकार की जाती है जहां शक्तिशाली सुरक्षा व्यूह अरेक सक्रिय रहता है, जिससे बेचने वाले का चेहरा या पहचान पूरी तरह अदृश्य रहती है। इसके बाद दो निष्पक्ष कर्मचारी उस वस्तु को लेकर नीलाम गृह के परम गुप्त भंडार में सुरक्षित रखाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान विक्रेता को वहां मौजूद रहने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ तक कि देवनिधि नीलाम गृह के प्रबंधकों को भी ये पता नहीं चलता कि उस बहुमूल्य वस्तु का वास्तविक स्वामी कौन है। नीलामी संपन्न होने के पश्चात नीलाम गृह अपना निश्चित शुल्क काटकर शेष आध्यात्मिक पत्थरों को एक गुमनाम सदस्य पत्रक अनोनिमस मेंबर लेजर में जमा कर देता है। वे कर्मचारी उस पत्रक को उसी गुप्त स्थान पर वापस रख देते हैं जहां से विक्रेता अपनी धनराशि उठाकर ले जा सकता है। पूरी प्रक्रिया के दौरान कर्मचारियों को वस्तु के भीतर क्या है इसका भी भान नहीं होता। उनका काम केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान पहुंचाना होता है। पूरी बात विस्तार से बताने के बाद प्रताप ने नील के कंधे पर हाथ रखा। इसलिए निश्चिंत रहिए नील भाई, जब तक मैं स्वयं आगे बढ़कर अपने परिवार को आपका नाम नहीं बताता, तब तक ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आप तक नहीं पहुंच सकती। तब तो बहुत बढ़िया। नील ने राहत की एक लंबी सांस ली। अपनी पहचान उजागर होने का डर उसे सता रहा था, लेकिन यदुवंशी घराने की इस अद्भुत गुप्त प्रणाली के बारे में जानकर उसका मन शांत हो गया। लेकिन नील भाई, क्या आपको यह डर नहीं लगता कि मैं आपकी यह अपार धनराशि स्वयं ही हड़प जाऊं? प्रताप ने चुटकी लेते हुए मजाक किया। नील भी हंस पड़ा, हे कुछ आध्यात्मिक पत्थरों की खातिर। यदुवंशी घराने के भावी उत्तराधिकारी के लिए ये रकम हाथ की धूल से बढ़कर नहीं है। नील को प्रताप पर पूरा भरोसा था। इसके अलावा नील ने उसे पहले ही संकेत दे दिया था कि उसके पास देवमूल सार की और भी बोतलें हैं। यदि प्रताप जरा से लालच में आकर धोखा देता तो वह भविष्य के एक बहुत बड़े व्यापारिक लाभ से हाथ धो बैठता। नील की सहमति मिलते ही प्रताप ने उस कांस्य की शीशी को सावधानी से अपनी भंडारण अंगूठी स्पेशल रिंग में सुरक्षित कर लिया। फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, देवमूल सार की इतनी बड़ी मात्रा जब बाजार में आएगी तो पूरी शाही राजधानी में भूचाल आ जाएगा। नील के चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कान आ गई। प्रताप का अभ्यास सत्र समाप्त हो चुका था, इसलिए वे दोनों समकर्षण पहाड़ी से उतरकर अंबर दल की मुख्य चोटी की ओर बढ़ चले। रास्ते में ही उनकी मुलाकात अनुरुद्ध और शिवेंद्र से हो गई। नील भाई, प्रताप भाई, मैं आप ही दोनों की प्रतीक्षा कर रहा था। अनुरुद्ध ने उन्हें देखते ही प्रसन्नता से कहा। क्या कोई विशेष बात है अनुरुद्ध? नील ने अनभिज्ञता से पूछा। उसका भोला चेहरा देखकर प्रताप ने हंसते हुए नील की पीठ थपथपाई। क्या तुम भूल गए? अनुरुद्ध ने कुछ समय पूर्व बताया था कि उसके कुल में एक विशेष पारिवारिक समारोह है और हमें उसकी सहायता के लिए साथ चलना है। नील किसी कुलीन या अभिजात घराने से संबंध नहीं रखता था, इसलिए वह उच्च घरानों की आंतरिक राजनीति और तौर तरीकों से अधिक परिचित नहीं था। इसके विपरीत प्रताप स्वयं एक महान कुल का चश्मा और चिराग था, इसलिए वह अनुरुद्ध के चेहरे पर छाई चिंता और उसकी विवशता को भली भांति समझ सकता था। क्षमा करना दोस्त, मैं पिछले कुछ दिनों से अभियानों में इतना व्यस्त था कि मेरे ध्यान से ही उतर गया। क्या वह समारोह आज ही है? नील ने थोड़ा लज्जित होकर पूछा। अनुरुद्ध ने सिर हिलाया। हाँ नील भाई, हमें अभी निकलना होगा। पूर्व वचन के अनुसार नील और प्रताप बिना किसी देर के अनुरुद्ध और शिवेंद्र के साथ मान परिवार की हवेली की ओर चल दिए। शाही राजधानी का मान परिवार सभी अभिजात घरानों में सबसे निर्बल माना जाता था। हाल के वर्षों में इस वंश में योग्य और प्रतिभाशाली युवाओं का घोर अभाव हो गया था। यदि उन्हें जल्द ही किसी अन्य शक्तिशाली कुल का संरक्षण न मिलता या उनके कुल में किसी असाधारण प्रतिभा का जन्म न होता, तो बहुत संभव था कि शाही दरबार उनसे कुलीन घराने की उपाधि छीन लेता। राजधानी के उत्तरी क्षेत्र की एक विशाल चौड़ी सड़क के अंतिम छोर पर 20 गज ऊंचा एक भव्य धातु का मुख्य द्वार खड़ा था। लाल रंग से रंगे इस विशाल द्वार के दोनों ओर तांबे के दो विशालकाय सिंहों की प्रतिमाएं विराजमान थीं, जिनसे एक राजसी रोब झलकता था। भले ही मान परिवार कुलीन घरानों में सबसे कमजोर था, फिर भी आम नागरिकों की तुलना में उनका रुतबा कहीं अधिक विशाल था।
अनुरुद्ध अपने तीनों मित्रों नील, प्रताप और शिवेंद्र को लेकर मुख्य द्वार के समीप पहुंचा। आज के विशेष समारोह के उपलक्ष्य में पूरी मान हवेली को दुल्हन की भांति सजाया गया था। मुख्य द्वार पर आने वाले अतिथियों के स्वागत के लिए एक मुख्य अभीक्षक सुपरवाइजर और 2 पहरेदार तैनात थे। अभीक्षक के चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान तैर रही थी, क्योंकि आज आने वाले अतिथि राजधानी के बड़े बड़े घरानों के पदाधिकारी और शाही दरबार के उच्च अधिकारी थे। परंतु जैसे ही उसकी दृष्टि अनुरुद्ध और उसके साथियों पर पड़ी, उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत एक घमंडी और तिरस्कारपूर्ण कुटिलता में बदल गई। ओह अनुरुद्ध बाबा, आप भी वापस आने का कष्ट कर ही लिए। अनुरुद्ध को अपने परिवार का यह अभीक्षक जयकांत रत्ती भर भी पसंद नहीं था। जब से उसके पिता का देहांत हुआ था, पूरे मान परिवार में अनुरुद्ध के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था। अभीक्षक के इस अपमानजनक स्वर को सुनकर अनुरुद्ध ने रूखेपन से कहा, क्यों जयकांत, क्या मैं अपने ही घर वापस नहीं आ सकता? अभीक्षक जयकांत ने उपेक्षा से अपना सिर झटका, आ तो सकते हैं बाबा, पर सच कहूं तो आपके आने या न आने से मान परिवार को कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। हा हा हा। उसकी तुच्छ बात सुनकर अनुरुद्ध ने अपने होंठ भींच लिए। उसे भली भांति ज्ञात था कि हवेली लौटते ही उसे अपनों की ही तानाशाही और उपहास का सामना करना पड़ेगा। वह तो इस अपमान का आदी हो चुका था, परंतु नील, प्रताप और शिवेंद्र जैसे स्वाभिमानी योद्धा इस नीच व्यवहार को सहन करने वाले नहीं थे। वह केवल मान परिवार का एक मामूली सेवक अभीक्षक था, फिर भी अपने ही मालिक के पुत्र से इस प्रकार बात करने की ढिठाई कर रहा था। उन सब में प्रताप यदुवंशी का चेहरा सबसे अधिक क्रोध से तमतमा उठा। यदुवंशी घराने में किसी सेवक की इतनी बिसात नहीं थी कि वह अपने स्वामियों के सामने आंख उठाकर भी देख सके। प्रताप ने अपनी त्योरियां चढ़ाते हुए अनुरुद्ध से कहा, अनुरुद्ध, क्या तुम्हारे मान परिवार के सभी सेवक इतने ही अशिष्ट और तमीज से पैदल हैं? अनुरुद्ध शर्मिंदा होकर उत्तर देने ही वाला था कि अभीक्षक जयकांत से प्रताप की बात बर्दाश्त नहीं हुई। वह अकड़ कर बोला, तमीज की बात तुम जैसे मामूली लोग नहीं करें तो बेहतर है। मैं तुम जैसे राह चलते कंगालों से तो कई गुना बेहतर स्थिति में हूं। जयकांत अनुरुद्ध को नीच समझता था, इसलिए उसने उसके साधारण वस्त्र पहने मित्रों को भी तुच्छ समझ लिया था। उसकी बातें सुनकर प्रताप की आंखें अंगारे उगलने लगीं। सामान्यतः प्रताप यदुवंशी एक शांत, सरल और नम्र स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन यदि कोई उसकी सहनशक्ति की सीमा पार कर दे तो यदुवंशी घराने का प्रकोप झेलना आसान नहीं था। यदुवंशी परिवार मान परिवार से 100 गुना अधिक शक्तिशाली था। यदि प्रताप केवल एक संकेत कर देता तो यदुवंशी घराने के कुछ रक्षक पूरे मान परिवार को धूल में मिलाने के लिए पर्याप्त थे। परंतु कुछ पल विचार करने के बाद प्रताप ने अपने कदम पीछे खींच लिए। आज वह अनुरुद्ध के निमंत्रण पर आया था। यदि वह यहाँ कोई बखेड़ा खड़ा करता तो इससे अनुरुद्ध की स्थिति अपने ही परिवार में और अधिक दयनीय हो जाती। इधर अनुरुद्ध का चेहरा ग्लानि से झुक गया था। वह जानता था कि प्रताप यदुवंशी घराने का तीसरा राजकुमार है। उसके कारण उसके मित्र को एक मामूली नौकर से अपमानित होना पड़ रहा था। ये सोचकर अनुरुद्ध का धैर्य जवाब दे गया। वह चिल्लाकर बोला, अभीक्षक जयकांत, अपनी सीमा में रहो। ये मेरे आदरणीय अतिथि हैं, इनसे सम्मानपूर्वक बात करो। परंतु जयकांत के सिर पर अहंकार का भूत सवार था। वह कुटिलता से हंसा, सम्मान? हा, मैं इन कंगालों का सम्मान क्यों करूं? आखिर ये। जयकांत अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक उसे अपने रोंगटे खड़े कर देने वाली एक भयानक खतरे की अनुभूति हुई। ऐसा लगा मानो कोई विशाल, हिंसक पौराणिक दैत्य अपनी लाल आंखों से उसे सीधा निगलने के लिए घूर रहा हो। पलक झपकते ही अभीक्षक जयकांत का तमतमाया चेहरा पीला पड़ गया। डर से कांपते हुए जब उसने अपनी गर्दन घुमाई तो उसकी नज़र नील की एकदम ठंडी और शांत आंखों पर पड़ी। नील चेहरे पर बिना किसी भाव के केवल जयकांत को देख रहा था, परंतु उस शांत दृष्टि के पीछे नील ने अपनी प्रचंड आत्मिक मानसिक शक्ति, मेंटल एनर्जी प्रेशर का एक छोटा सा हिस्सा मुक्त कर दिया था, जिसने सीधे जयकांत की चेतना और आत्मा पर हिमालय जैसा भारी दबाव डाल दिया था। नील की उस दमघोंटू मानसिक शक्ति के तले दबकर जयकांत का गला सूख गया और उसके मुख से एक शब्द भी निकलना बंद हो गया। अनुरुद्ध, व्यर्थ समय मत गंवाओ, चलो अंदर चलते हैं, नील ने बिल्कुल सामान्य स्वर में कहा। यद्यपि अनुरुद्ध को समझ नहीं आया कि जयकांत का चेहरा अचानक इतना पीला क्यों पड़ गया, जैसे उसने कोई भयानक प्रेत देख लिया हो, परंतु वह इतना अवश्य ताड़ गया कि यह चमत्कार नील के कारण ही हुआ है। अनुरुद्ध ने प्रताप के कंधे को सहलाते हुए क्षमा मांगी। प्रताप भाई, मुझे हृदय से क्षमा कर दीजिए। हमारे कुल के सेवकों को शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है, पर इस नीच पर अपना क्रोध व्यर्थ न करें, आइए भीतर चलें। प्रताप ने एक ठंडी सांस ली और शिवेंद्र तथा नील के साथ अनुरुद्ध के पीछे पीछे हवेली के प्रांगण की ओर बढ़ गया। उधर जैसे ही नील ने अपनी दृष्टि हटाई, अभीक्षक जयकांत को लगा कि उसकी छाती पर रखा भारी पर्वत हट गया है।
सांस वापस आते ही उसका अहंकार फिर से हिलोरे मारने लगा। वह नील की इस धृष्टता से भड़क उठा। आखिर नील केवल प्रथम चरण का एक साधारण महावीर योद्धा ही तो दिख रहा था। मान परिवार की चौखट पर खड़े होकर एक तुच्छ महावीर योद्धा की इतनी हिम्मत कि वह मुझे डराए। नील को पीठ दिखाकर जाते देख जयकांत का खून खौल उठा और उसने पीछे से गालियां बकने के लिए अपना मुंह खोला। परंतु ठीक उसी क्षण नील ने चलते चलते जरा सा अपना सिर पीछे घुमाया और जयकांत पर एक तीव्र कटाक्ष डाला। अचानक नील की भौहों के मध्य आज्ञा चक्र से आत्मिक ऊर्जा का एक अर्ध पारदर्शी नुकीला कांटा मेंटल स्पाइक निकला और बिजली की गति से जयकांत के माथे को भेदता हुआ उसके मस्तिष्क में जा धंसा। इससे पूर्व नील ने केवल चेतावनी देने हेतु हल्का मानसिक दबाव डाला था। परंतु इस संसार में कुछ मूर्ख ऐसे होते हैं जो अपनी अज्ञानता के कारण अपनी सीमा नहीं पहचानते, और ऐसे ढीठ लोगों को केवल कठोर सबक के जरिए ही सीधा किया जा सकता है। आहागग! अचानक मुख्य द्वार पर जयकांत की एक भयानक, रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख गूंज उठी। वह अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर पागलों की तरह पथरीली जमीन पर पटकने और तड़पने लगा। द्वार पर खड़े दोनों पहरेदार पूरी तरह अनभिज्ञ थे कि अभीक्षक जयकांत के साथ अचानक क्या अनहोनी हो गई है। अपने अधिकारी को इस प्रकार तड़पते और दर्द से बिलखते देख वे घबराकर उसकी ओर दौड़े। अभीक्षक जयकांत, क्या हुआ? आपको क्या हो गया है? अध्याय 195 परिवार में कलह। अभीक्षक जयकांत को मानसिक प्रहार का कड़वा पाठ पढ़ाने के बाद नील के होठों पर एक हल्की उपहास भरी मुस्कान तैर गई और वह बिना मुड़े हवेली की मुख्य ड्योढ़ी के पार निकल गया। आगे चल रहे अनिरुद्ध, प्रताप और शिवेंद्र ने जब पीछे शोर सुना तो उन्होंने मुड़कर देखा। अभीक्षक जयकांत अपने दोनों हाथों से सिर थामकर पीड़ा में छटपटा रहा था। तीनों तुरंत समझ गए कि नील ने अवश्य ही अपनी उसी चेतना कंटक प्राण कंटिका कला का प्रयोग किया है, जैसा उसने गरुद्वार आश्रम के कुशाग्र पर किया था। उस अशिष्ट सेवक का व्यवहार इतना घृणास्पद था कि उसके लिए दंड पुनर्तः न्यायसंगत था। तीनों के चेहरों पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई और वे नील के साथ मुख्य प्रांगण की ओर बढ़ चले। मान परिवार की यह हवेली शाही राजधानी के उत्तरी भाग के एक विशाल भूखंड पर फैली थी। यद्यपि भवन प्राचीन शैली के थे, परंतु उत्सव की रंग बिरंगी सजावट और दीपकों की लपटों में वे किसी प्राचीन राजप्रासाद की भांति जगमगा रहे थे। गलियारों में सुगंधित पकवानों और भांति भांति के पेयों से भरी थालियां लिए दासों और दासियों की आवाजाही लगी थी, जिससे स्पष्ट था कि एक विशाल भोज की तैयारी चल रही है। कुछ संकरे रास्तों और मेहराबदार द्वारों को पार कर वे हवेली के मुख्य अतिथि प्रांगण में पहुंचे। यह एक विशाल खुला मैदान था, जहां से रात्रिकालीन गगन के टिमटिमाते नक्षत्र और दूर पहाड़ियों पर बसे भवनों की टिमटिमाती रोशनी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। प्रांगण के एक छोर पर एक नाट्य मंडली मंच सजाकर अपनी कला का प्रदर्शन कर रही थी। मंच के निकट दर्जनों अलंकृत मेजें और कुर्सियां बिछी थीं, जिन पर राजधानी के कई संभ्रांत अतिथि विराजमान थे। अतिथि क्षेत्र में तैनात उपअधीक्षक ने अनिरुद्ध को देखते ही पहचान लिया, परंतु उसके चेहरे पर सम्मान के स्थान पर उपेक्षा की भावना स्पष्ट थी। उसका लहजा भद्दा न होकर भी तिरस्कार से भरा था। छोटू मालिक, आप अपने इन साधारण मित्रों को ले आए। जाए, उस कोने में बैठ जाए। उसने प्रांगण के सबसे उपेक्षित कोने की ओर संकेत किया, जहां दो अव्यवस्थित मेजें पड़ी थीं। यहां तक कि बैठने के लिए कुर्सियों का प्रबंध भी अनिरुद्ध को स्वयं करना पड़ा। चारों के आसीन होने पर प्रताप यदुवंशी ने चुटकी लेते हुए कहा, अनिरुद्ध भाई, प्रतीत होता है कि इस कुल में आपका स्वागत कुछ अधिक आत्मीयता से नहीं किया जाता। अनिरुद्ध ने एक कड़वी मुस्कान दबाते हुए कहा, मुझे अपनी परवाह नहीं है प्रताप भाई, पर मुझे ग्लानि है कि मेरी वजह से आप जैसे महान अतिथियों को यह अनादर सहना पड़ रहा है। ऐसी बातें मत करो दोस्त, प्रताप ने हाथ हिलाकर कहा। वैसे इस परिवार में तुम्हारी वास्तविक स्थिति क्या है? प्रताप और उसके साथी यहाँ अनिरुद्ध का पक्ष लेने और उसकी सहायता करने के उद्देश्य से आए थे। यदि मान परिवार के लोग अति करेंगे तो वे ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार थे, परंतु कोई भी कदम उठाने से पूर्व प्रताप कुल की आंतरिक स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता था। अनिरुद्ध ने संक्षेप में पूरी स्थिति स्पष्ट की। वास्तव में अनिरुद्ध कोई द्वितीय श्रेणी का शाखा वंशज नहीं था, बल्कि मानकुल के मुख्य वंश का ज्येष्ठ पुत्र था, अर्थात सैद्धांतिक रूप से कुल का भावी उत्तराधिकारी। परंतु बाल्यावस्था में ही उसके पिता एक पारिवारिक अभियान में असफल रहे और एक दुर्घटना में वीरगति को प्राप्त हो गए। पिता के जाते ही अनिरुद्ध के दिन बदल गए। उसके तीसरे काका ने बलपूर्वक कुल प्रमुख का पद हथिया लिया और उत्तराधिकार के सारे अधिकार अपने पुत्र के नाम स्थानांतरित कर दिए। अनिरुद्ध को अपने ही घर में एक असहाय आश्रित की भांति धकेल दिया गया। ये सुनकर प्रताप के माथे पर सिलटें पड़ गईं। तुम्हारे तीसरे काका तो अत्यंत कुटिल निकले। क्या कुल के वृद्धजनों ने इसका विरोध नहीं किया? शिवेंद्र का खून भी खौल उठा। ये लोग कुल के हित से अधिक अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं।
परंतु नील की प्रतिक्रिया शांत और दृढ़ थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यदि स्थिति यही है तो हमें अनिरुद्ध भाई का खोया अधिकार वापस दिलाने में पूर्ण सहयोग करना चाहिए। क्यों अनिरुद्ध भाई, यदि ये लोग कोई उपद्रव खड़ा करते हैं तो क्या हम? नील स्वयं अपने पिता को खोने और अधिकार छीने जाने के दर्द से गुजर चुका था, इसलिए अनिरुद्ध की व्यथा सीधे उसके हृदय को छू गई थी। तीनों भाइयों का दृढ़ समर्थन देखकर अनिरुद्ध की आंखों में चमक आ गई। आप तीनों मेरे भ्राता समान हैं। यदि आप मेरे साथ हैं तो मैं अपने अधिकार के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तत्पर हूं। प्रताप हंस पड़ा, बहुत उत्तम। यदि आज बखेड़ा खड़ा हुआ तो हम इस मान परिवार को ऐसा पाठ पढ़ाएंगे जो वे जन्मों तक याद रखेंगे। प्रताप यदुवंशी बिना लाभ के कोई कदम नहीं उठाता था, यह उसकी कूटनीतिक सोच थी। परंतु यहाँ उसके पास दो प्रबल कारण थे। पहला, उसने नील की असीमित प्रतिभा देखी थी जो भविष्य में पूरे उत्तरी क्षेत्र का सबसे शीर्ष योद्धा बनने का सामर्थ्य रखता था। नील संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता था। जो आज उसके मित्र के लिए खड़ा होगा, नील भविष्य में उसके कुल की रक्षा के लिए ढाल बन जाएगा। दूसरा, प्रताप वास्तव में नील और अनिरुद्ध को अपना भ्राता मानने लगा था। वे बातें कर ही रहे थे कि प्रांगण में नवयुवकों और युवतियों का एक और दल प्रविष्ट हुआ। उन्हें देखते ही वही उपअधीक्षक अपने काम छोड़कर दंडवत होने की मुद्रा में आगे बढ़ा। छोटे मालिक, पधारिए पधारिए, हमने आपके और आपके संभ्रांत अतिथियों के लिए मुख्य मंच के समीप विशेष प्रबंध किया है। दासों ने तुरंत रेशमी वस्त्र से ढकी मेजें सजा दी, जिन पर भांति भांति के दुर्लभ फल, मिष्ठान और पेय परोस दिए गए। उस नवयुवक का नाम जयदेव मान था। वह और उसके साथी काले परिधानों में सुसज्जित थे। नील ने देखा कि जहां अनिरुद्ध को कोने में धकेल दिया गया था, वहीं जयदेव मान का शाही शतक आरा हो रहा था। जयदेव ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और उसकी नज़र कोने में बैठे अनिरुद्ध तथा श्वेत वस्त्रधारी अंबर दल, नील, प्रताप और शिवेंद्र पर पड़ी। उसने देखा कि अनिरुद्ध के सभी मित्र केवल बाहरी शिष्य हैं। जयदेव के चेहरे पर एक कुटिल व्यंग्य तैर गया। ओह अनिरुद्ध, तुम अंबर दल के टीले पर ही सड़ने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हो? और यह कौन सा उपद्रवी झुंड अपने साथ उठा लाए हो? जयदेव के साथ आए युवक युवतियां सप्तसिंधु आश्रम के अग्रज महल दल के सदस्य थे, जो 33 दलों में 16वें स्थान पर था। आंतरिक शिष्य होने के कारण वे अंबर दल के बाहरी शिष्यों को तुच्छ और अयोग्य समझते थे। अनिरुद्ध स्वयं का अपमान सह लेता, परंतु अपने भाइयों का अपमान उससे सहन नहीं हुआ। वह कड़क कर बोला, जयदेव, अपनी भाषा पर संयम रखो। ये मेरे आदरणीय मित्र हैं, कोई उपद्रवी नहीं। जयदेव ठठाकर हंसा, मित्र? अंबर दल जैसे निचले दल में तो केवल मंदबुद्धि और मूर्ख ही इकट्ठा होते हैं। ऐसे अयोग्य लोगों को साथ लाकर तुम कुल की प्रतिष्ठा ही गिरा रहे हो। जयदेव, तुम्हारी यह मजाल। अनिरुद्ध क्रोध में अपनी सीट से उछल पड़ा और उसकी गर्जना से पूरा प्रांगण गूंज उठा। उपस्थित अतिथियों और मंच के कलाकारों का ध्यान तुरंत उनकी ओर खींच गया। अनिरुद्ध के इस उग्र रूप की जयदेव को अपेक्षा नहीं थी। वह भी उठ खड़ा हुआ। उसने सोचा कि अनिरुद्ध शायद इन श्वेत वस्त्रधारी शिष्यों के बल पर उछल रहा है। जयदेव की गणना के अनुसार प्रताप और शिवेंद्र अर्ध महावीर योद्धा थे, जबकि नील प्रथम चरण का महावीर योद्धा। स्वयं जयदेव मध्यम चरण का महावीर योद्धा था और उसके साथी उससे भी उच्च स्तर के थे। उसे ज्ञान नहीं था कि श्वेत वस्त्र पहने साधारण दिखने वाला प्रताप वास्तव में शक्तिशाली यदुवंशी साम्राज्य का राजकुमार है। तभी नील अत्यंत शांत भाव से खड़ा हुआ। उसने अनिरुद्ध के कंधे पर हाथ रखा और मंद स्वर में पूछा, अनिरुद्ध भाई, यह उद्दंड बालक कौन है? अनिरुद्ध ने दांत भींचकर कहा, यह मेरा चचेरा भाई जयदेव है। ओह, चचेरा भाई, तब तो ये कुटुंब का ही मामला हुआ। नील ने एक रहस्यमयी कुटिल मुस्कान के साथ जयदेव से कहा, आप दोनों रक्त संबंधी हैं, इसलिए थोड़ा भ्रातृभाव और सम्मान बनाए रखना चाहिए। जयदेव ने उपहास उड़ाया, भ्रातृभाव? इस अयोग्य की क्या बिसात जो मेरा भाई बनने का दुस्साहस करे? नील के होठों पर मुस्कान और गहरी हो गई। अच्छा, तो जब अनिरुद्ध भाई आपके संबंधी बनने योग्य ही नहीं हैं, तब तो मेरे लिए इस समस्या का निवारण करना और भी सरल हो गया। ये सुनकर जयदेव मान स्तब्ध रह गया। सरल? क्या अर्थ है तुम्हारा? अध्याय 196, विशेष अतिथि का आगमन। नील के मुख पर एक शीतल और उपहास भरी मुस्कान तैर गई। अभी अभी यहाँ किसी महानुभाव ने हमें उपद्रवियों और कबाड़ियों का झुंड कहा था। प्रारंभ में हम अनिरुद्ध के पारिवारिक स्वाभिमान का मान रखते हुए मौन थे, परंतु जब आप दोनों के मध्य कोई पारिवारिक या आत्मीय संबंध ही शेष नहीं है, तो हमें भी अपनी सहनशीलता की सीमा लांघने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। इतना कहते ही नील ने अपनी हथेलियों में आत्मिक ऊर्जा को केंद्रित करना आरंभ कर दिया। पलक झपकते ही उसके शरीर से एक अत्यंत भीषण और संहारक आभा उत्सर्जित हुई, जिसने जयदेव मान और उसके दंभी साथियों को चारों ओर से घेर लिया।
उस प्रचंड ऊर्जा में नील की अगाध मानसिक शक्ति और प्रत्यक्ष प्रहार करने का कठोर संकल्प समाहित था। हवेली की चौखट पर पैर रखते ही नील और उसके मित्र निरंतर अनादर सह रहे थे। केवल अनुरुद्ध की विवशता को ध्यान में रखकर उन्होंने अब तक कोई कठोर कदम नहीं उठाया था। अनुरुद्ध ने उन्हें अपना संबल बनने हेतु आमंत्रित किया था, रणभूमि खड़ी करने के लिए नहीं। यदि वे बिना सोचे समझे हिंसा पर उतर आते तो इससे समाज में अनुरुद्ध की प्रतिष्ठा ही धूमिल होती। इसी कारण नील ने जयदेव मान को अंतिम अवसर दिया था। यदि वह अनुरुद्ध को अपने कुल का अंग स्वीकार कर लेता तो बात संवाद से सुलझ सकती थी, परंतु जब उसने रक्त संबंधों की मर्यादा ही ध्वस्त कर दी तो नील के लिए भी मान परिवार के अनुशासन की चिंता करने का कोई औचित्य नहीं रह गया था। नील के शरीर से सहसा इस प्रकार की भीषण ऊर्जा को फूटते देख जयदेव और उसके साथियों के चेहरे फक पड़ गए। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए वे भी एक एक कर अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। यद्यपि नील का दबाव अत्यंत दुष्कर था, फिर भी जयदेव और उसके संगी साथी कोई साधारण योद्धा नहीं थे। प्रांगण में दोनों पक्ष एक दूसरे को घूरते हुए अड़ गए। वातावरण इतना तनावपूर्ण हो गया कि किसी भी क्षण भयंकर संघर्ष छिड़ सकता था। परंतु ठीक उसी पल अतिथि प्रांगण के अलंकृत मेहराबदार द्वार से 5-6 रमणियां भीतर पर प्रविष्ट हुईं। वे सभी सप्तसिंधु आश्रम के देवकन्या दल की शिष्याएं थीं। कनिका, तुम लौट आईं। तनाव का वातावरण क्षण भर में तिरोहित हो गया। जब जयदेव मान की दृष्टि देवकन्या दल की शिष्याओं पर पड़ी तो उसकी आंखों में विशेष चमक उभर आई। शैलजा जी भी पधारी हैं। वे आज की हमारी सबसे प्रतिष्ठित अतिथि हैं। अब जयदेव का ध्यान अनुरुद्ध और उसके साधारण मित्रों से पूरी तरह हट चुका था। आज हवेली लौटने के पीछे उसके दो ही मुख्य उद्देश्य थे, एक तो कुल का वार्षिकोत्सव और दूसरा उसका व्यक्तिगत ध्येय, जिसके अंतर्गत उसकी अनुजा कनिका मान अपनी विशिष्ट सहेलियों को इस समारोह में लाने वाली थी। जयदेव और शैलजा पूर्व में भी कुछ अवसरों पर मिल चुके थे और प्रथम दृष्टि में ही जयदेव अपना हृदय हार बैठा था। शैलजा 8 महाकुलों में से अत्यंत प्रभावशाली झा परिवार की ज्येष्ठ पुत्री थी। उसके विशाल प्रभाव की तुलना में जयदेव मान का कुल एक जर्जर और अवसान की ओर बढ़ता साधारण घराना मात्र था। इसके अतिरिक्त अपने वंश में शैलजा का स्थान अत्यंत सुदृढ़ था। उसका प्रभाव कुल के ज्येष्ठ पुत्रों से भी कहीं अधिक माना जाता था। अपने और शैलजा के मध्य इस विशाल अंतर को भली भांति समझते हुए जयदेव जानता था कि वह सीधे प्रस्ताव रखने का साहस नहीं कर सकता। इसीलिए उसने अपनी बहन के माध्यम से शैलजा को बारंबार मान हवेली आमंत्रित करने की योजना बनाई थी, ताकि निरंतर भेद से वह शैलजा का विश्वास अर्जित कर सके। पूर्व में जब जयदेव को ज्ञात हुआ था कि शैलजा दानव उन्मूलन अभियान में भाग ले रही है तो उसने भी उस समूह में सम्मिलित होने की चेष्टा की थी, परंतु अग्रज महल में अपार प्रतिभाओं का जमघट होने के कारण उसे स्थान नहीं मिल सका था। हिमांग नगर के युद्ध से शैलजा के सकुशल लौटने के पश्चात जयदेव उससे मिलने को व्याकुल था, परंतु उसके पास कोई उचित कारण नहीं था। अतः इस पारिवारिक उत्सव का अवसर पाकर उसने अपनी बहन कनिका को एक निम्न श्रेणी का दिव्य शस्त्र उपहार में देने का वचन देकर शैलजा और उसकी सहेलियों को आमंत्रित करवाया था। अतः जब शैलजा साक्षात उसके समक्ष उपस्थित थी तो वह अनुरुद्ध और उसके कथित साधारण मित्रों पर अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ नहीं करना चाहता था। उसका संपूर्ण ध्यान अब शैलजा को प्रसन्न करने पर केंद्रित हो गया। दासों, घोषणा करो कि झा कुल की कुलवधू समान ज्येष्ठ पुत्री शैलजा जी का आगमन हो चुका है। जयदेव ने अहंकारपूर्वक आदेश दिया। उसका निर्देश पाते ही उपअधीक्षक ने प्रांगण में स्वर गूंजाया, झा परिवार की ज्येष्ठ सुपुत्री आदरणीय शैलजा जी का शुभागमन हुआ है। अभिजात घरानों की परंपरा के अनुसार किसी अति प्रतिष्ठित अतिथि के पधारने पर सेवक इस प्रकार उद्घोष करते थे। सैद्धांतिक रूप से मान परिवार को प्रताप यदुवंशी के आगमन की भी ऐसी ही घोषणा करनी चाहिए थी, परंतु अनुरुद्ध स्वयं प्रताप की राजसी पहचान गुप्त रखना चाहता था। शैलजा ने आज हल्के रक्तिम वर्ण का परिधान धारण कर रखा था, जिस पर महीन चंडी के तारों से अत्यंत सुंदर नक्काशी की गई थी। ये वेशभूषा उसकी आकर्षक कांति को और अधिक निखार रही थी। देवकन्या दल की अन्य शिष्याएं भी अत्यंत रूपवती थीं, परंतु शैलजा उन सब के मध्य साधारण पक्षियों के झुंड में किसी राजहंस की भांति अद्वितीय प्रतीत हो रही थी। प्रवेश द्वार पर अपना नाम गूंजते सुन शैलजा ने शिष्टाचारवश सिर हिलाया। उसे स्मरण आया कि सम्मुख खड़ा यह आंतरिक शिष्य कनिका का भ्राता है। यद्यपि पूर्व में उनकी 2-4 औपचारिक भेंट हुई थी, फिर भी उनके मध्य कोई विशेष परिचय नहीं था। उद्घोष के उपरांत जयदेव मान अत्यंत आदरपूर्वक शैलजा और उसकी सहेलियों को अपनी विशेष मेज की ओर ले जाने लगा। जैसे ही शैलजा अपनी सुसज्जित कुर्सी पर आसीन होने वाली थी, सहसा उसकी दृष्टि प्रांगण के सबसे सुदूर और उपेक्षित कोने में बिछी मेज पर जा टिकी। अगले ही क्षण उसकी आंखें नील के शांत चेहरे पर ठहर गईं। नील को वहां प्रत्यक्ष देखते ही शैलजा का हृदय स्पंदित हो उठा।
वही युवक जिसने रणभूमि में उसकी रक्षा हेतु अपने प्राण संशय में डाल दिए थे, जिसने उसकी ढाल बनकर स्वयं की अंतिम ऊर्जा तक निचोड़ दी थी और जिसने अकेले ही दानवों के 5 क्रूर सेनापतियों का संहार किया था, वह शैलजा के मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ चुका था। हिमांग नगर पर दानवों के उस भयंकर आक्रमण के दिन आश्रम के शिष्याओं को सुरक्षित निकाल लिया गया था, परंतु दुर्दशावश नील मृणालिनी के मायाजाल में फंसकर पीछे छूट गया था। शैलजा उसके प्राणों को लेकर अत्यंत व्यथित थी। प्रस्थान से पूर्व उसने अपने काका बृजभान झा से करबद्ध प्रार्थना की थी कि किसी भी मूल्य पर नील की रक्षा की जाए। यद्यपि बृजभान झा ने उसे आश्वस्त किया था, फिर भी शैलजा का मन शम काकुल रहता था। तत्पश्चात जब उसे समाचार मिला कि नील न केवल जीवित बच निकला है, अपितु उसने उस महासंग्राम की दिशा ही बदल दी थी, मात्र अर्ध महावीर स्तर पर होते हुए भी हिमांग नगर की विजय का मुख्य नायक बना था, तब शैलजा के मन में नील के प्रति आदर और आत्मीयता का भाव पराकाष्ठा पर पहुंच गया। परंतु उस भीषण युद्ध के उपरांत इस रहस्यमय युवक की कोई सूचना नहीं मिली। शैलजा ने स्वयं उसे ढूंढने निकलने का विचार भी किया था, परंतु एक कुलीन कुल की कन्या होने की मर्यादा और सामाजिक बंधनों ने उसके कदम रोक दिए थे। कालांतर में शैलजा को अपने विश्वस्त स्रोतों से ज्ञात हुआ कि नील सकुशल आश्रम लौट आया है और अपना अधिकांश समय भ्रामक मत्स्य सरोवर के एकांत में कठोर साधना में व्यतीत कर रहा है। ये जानकर उसके मन में हर्ष और विषाद का विचित्र संगम उमड़ पड़ा था। हर्ष इस बात का कि नील पूरी तरह सुरक्षित है, और विषाद इस बात का कि वह शैलजा की चिंता को पूरी तरह विस्मृत कर केवल अपनी साधना में लीन है। क्या मुझे स्वयं जाकर उससे भेंट करनी चाहिए? यह विचार शैलजा के मन में बार बार उठता था, परंतु उसका स्वाभिमान उसे रोक लेता था। आज भी शैलजा मान हवेली के इस नीरस उत्सव में सम्मिलित होने की इच्छुक नहीं थी, परंतु कनिका के अत्यधिक हठ के कारण वह मना न कर सकी। परंतु उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि नियति उसे यहाँ अचानक नील के सामने लाकर खड़ा कर देगी। जिस नील के विचार उसके दिन रात का विश्राम छीने हुए थे, उस नील के पास मान परिवार के साधारण भोज में आने का समय तो था, परंतु शैलजा से एक बार संपर्क साधने का अवकाश नहीं था। क्या वह सचमुच उसे विस्मृत कर चुका था? यद्यपि शैलजा के मन में उलाहने और रोष का गुबार था, परंतु जैसे ही उसने नील के मुख पर वही चिरपरिचित मंद मुस्कान देखी, उसका सारा क्रोध क्षण भर में वाष्प बनकर उड़ गया। अब भला वह जयदेव मान की उन चाटुकारितापूर्ण बातों पर कैसे ध्यान देती जो उसे प्रसन्न करने का व्यर्थ प्रयास कर रहा था। अगले ही क्षण जयदेव को पूरी तरह अनदेखा करते हुए शैलजा के कदम स्वतः ही नील की मेज की ओर बढ़ गए। उसके मुखमंडल पर प्रस्फुटित होती मुस्कान किसी नवोदित पुष्प की भांति सुंदर थी, परंतु उसके स्वरों में उलाहने की स्पष्ट मिठास थी। आश्रम लौटने के इतने दिनों पश्चात भी तुम मुझसे भेंट करने देवकन्या दल के प्रांगण में क्यों नहीं आए? शैलजा के मुख से निकले इन शब्दों को सुनकर वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति स्तब्ध रह गया, विशेषकर वे लोग जो शैलजा के वास्तविक रुतबे और वंशज प्रभाव से भली भांति परिचित थे, जैसे कि स्वयं प्रताप यदुवंशी। यदुवंशी साम्राज्य का राजकुमार होने के नाते प्रताप राजधानी के सभी शीर्ष कुलों की आंतरिक संरचना से भली भांति परिचित था। शैलजा झा कुल के वयोवृद्ध कुल प्रमुख की अत्यंत प्रिय पौत्री थी। यद्यपि उसकी व्यक्तिगत युद्ध प्रतिभा मध्यम श्रेणी की मानी जाती थी, फिर भी कुल प्रमुख का छत्रछाया प्राप्त होने के कारण पूरे झा वंश में उसका स्थान निर्विवाद था। वह परिवार के किसी भी असीमित संसाधन का उपभोग करने हेतु स्वतंत्र थी, और कुल के बड़े बड़े वरिष्ठ जन भी उसके विचारों का सम्मान करते थे। वास्तव में प्रताप को शैलजा की पृष्ठभूमि का इतना सूक्ष्म ज्ञान इसलिए था क्योंकि पूर्व में यदुवंशी परिवार ने झा कुल के समक्ष एक राजनीतिक विवाह का प्रस्ताव रखने का विचार किया था। वे चाहते थे कि प्रताप के ज्येष्ठ भ्राता विक्रांत यदुवंशी का विवाह शैलजा से संपन्न हो जाए, जिससे दोनों महाकुलों का गठबंधन और सुदृढ़ हो सके। परंतु जब यदुवंशी कुल शिरोमणि ने गुप्तचरों के माध्यम से झा कुल प्रमुख और स्वयं शैलजा की मंशा भांपी, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया। झा कुल प्रमुख ने स्पष्ट घोषणा कर रखी थी कि शैलजा अपने जीवन साथी का चयन करने हेतु पूरी तरह स्वतंत्र है और कुल का कोई भी सदस्य उसके निर्णय पर दबाव नहीं डालेगा। इसके अतिरिक्त शैलजा स्वयं एक स्वाभिमानी और भावुक युवती थी, जो विवाह को दो आत्माओं का पवित्र मिलन मानती थी और व्यापारिक या कूटनीतिक गठबंधनों से घृणा करती थी। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यदुवंशी घराने ने वह विचार त्याग दिया था। झा कुल प्रमुख का अपनी पौत्री के प्रति यह असाधारण स्नेह ही शैलजा को अद्वितीय बनाता था। इसी कारण प्रताप यदुवंशी ये देखकर भौचक्का था कि अत्यंत स्वाभिमानी और पहुंची हुई शैलजा नील के समक्ष इस प्रकार अधिकारपूर्वक शिकायत कर रही थी। दूसरी ओर शिवेंद्र और अनुरुद्ध प्रताप जितने कूटनीतिक दृष्टिकोण से नहीं सोच रहे थे, उनके मन में तो अलग ही कौतूहल हिलोरे मार रहा था। ऐसी अलौकिक सुंदरी साक्षात सामने खड़ी होकर नील से न मिलने की शिकायत कर रही थी। आखिर उनके इस शांतमा छोटी इत्र में ऐसा क्या सम्मोहन था? ये दोनों हिमांग नगर के दानव संग्राम के समय मिले होंगे।
नील स्वयं शैलजा को अचानक यहाँ देखकर आश्चर्यचकित था। वह संभल कर कुछ उत्तर देता, उससे पूर्व ही शिवेंद्र अपनी बत्ती सी दिखाते हुए मुस्कुराया। शिवेंद्र नील से आयु में बड़ा था। उसने मंद मंद हंसते हुए पहले नील को देखा और फिर शैलजा की ओर संकेत करते हुए चुटकी ली। क्यों नील भाई, क्या यही हमारी होने वाली भाभी जी हैं? ये सुनते ही नील और प्रताप यदुवंशी दोनों की सांसें मानो गले में ही अटक गईं। अध्याय 197, हृदय में सुलगती ज्वाला। नील भाई, क्या यही हमारी होने वाली भाभी जी हैं? शिवेंद्र आयु में नील से बड़ा था, इसलिए उसने मंद मंद मुस्कुराते हुए नील और शैलजा की ओर संकेत करके ये चुटकी ली। उसकी यह बात सुनते ही नील और प्रताप का दिल मानो गले में अटक गया। परंतु अनुरुद्ध तो उससे भी 2 कदम आगे निकल गया। वह तुरंत अपने स्थान से खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर अत्यंत आदर से शैलजा का अभिवादन करने लगा। सादर प्रणाम भाभी जी, कुछ भी बकवास मत करो, शैलजा ने तुरंत उन्हें डांटते हुए कहा, परंतु उसके कपोल लज्जा से लाल हो उठे थे और उसके स्वर में डांट से अधिक संकोच झलक रहा था। उसने उनकी बात का कोई कड़ा विरोध नहीं किया। वहां उपस्थित सभी चतुर जन ये भली भांति ताड़ गए कि शैलजा के मन में नील के प्रति कितना गहरा अनुराग था। अच्छा, हम सब समझ गए। भविष्य में इन्हें भाभी जी कहना ही सर्वथा उचित रहेगा, अनुरुद्ध ने मुस्कुराते हुए निष्कर्ष निकाला। ये कहते समय अनुरुद्ध की दृष्टि दूर खड़े जयदेव मान से टकराए। अनुरुद्ध स्वभाव से भले ही सीधा सादा था, परंतु वह मूर्ख कदापि नहीं था। उसने स्पष्ट देख लिया था कि जब से शैलजा ने प्रांगण में प्रवेश किया था, जयदेव की गिद्ध दृष्टि केवल उसी पर टिकी हुई थी। अनुरुद्ध की इस छेड़खानी से जयदेव की छाती पर सांप लौट रहे थे। शैलजा ने लजाते हुए अपनी सुकुमार नाक सिकुड़ी और अपनी सहेलियों को पुकारने हेतु सिर घुमाया। कनिका, रागिनी, यामिनी, इधर आओ, मैं तुम्हें किसी विशेष व्यक्ति से मिलाती हूँ। ये नील है। उसके इतना कहते ही देवकन्या दल की उन रूपसी युवतियों की जिज्ञासु आंखें नील पर आ टिकी और वे चाहते हुए टिप्पणियां करने लगीं। ओह शैलजा, तो क्या यही वे नील हैं जिनकी कथाएं तुम दिन रात सुनाती रहती हो? सच कहें तो ये तुम्हारी बातों से भी अधिक सौम्य और आकर्षक दिखते हैं। हाँ, इनकी आंखें तो देखो, कितनी तेजस्वी और सम्मोहक हैं। अरे, यदि मुझे पता होता कि दानव उन्मूलन अभियान में इतना शूरवीर योद्धा मिलेगा तो मैं भी युद्ध में चलती। फिर यह उन दानव सेनापतियों के चंगुल से तुम्हें नहीं बल्कि मुझे बचाते। नील को तनिक भी आभास नहीं था कि हिमान नगर के संग्राम में उसके द्वारा शैलजा को बचाए जाने और अकेले ही 5 दानव सेनापतियों का संहार करने की वीरगाथा पूरे देवकन्या दल में अग्नि की भांति फैल चुकी थी। इसी कारण देवकन्या दल में नील की प्रतिष्ठा अंबर दल से भी कहीं अधिक थी। युवतियों की इन बेबाक प्रशंसाओं से नील थोड़ा असहज महसूस करने लगा, फिर भी वह शांत बना रहा। परंतु उस समूह में कनिका मान के चेहरे पर विचित्र संकोच था। शैलजा की घनिष्ठ सहेली होने के नाते वह पूरी घटना से भली भांति परिचित थी, परंतु वह अपने भाई जयदेव की मंशा भी जानती थी, जिसके कहने पर वह शैलजा को इस आयोजन में लाई थी। उसे स्वप्न में भी अनुमान नहीं था कि शैलजा का वह नायक अनुरुद्ध के मित्र के रूप में स्वयं उसके अपने घर में उपस्थित मिलेगा। उधर जयदेव का चेहरा क्रोध और ईर्ष्या की भट्ठी में जलकर काला पड़ चुका था। उसके लिए शैलजा किसी अप्सरा जैसी थी जिसे वह किसी भी मूल्य पर पाना चाहता था। उसने इसके लिए महीनों से योजना बनाई थी, किंतु शैलजा के आते ही बाजी पूरी तरह पलट गई। शैलजा की आंखें केवल नील पर टिकी थीं। पराजय की इस गहरी अनुभूति ने जयदेव को भीतर तक तोड़ दिया। जयदेव के साथियों ने उसका कांपता हाथ दबाते हुए धीरे से चेतावनी दी। जयदेव भाई, अपना आपा मत खोइए। आपका प्रतिद्वंद्वी साधारण नहीं है। यहाँ कोई भी उतावला कदम उठाना आपके लिए ही घातक सिद्ध होगा। वे जानते थे कि नील ने अकेले दानव सेनापतियों का संहार किया है, वह पराक्रम जो अग्रज महल के शीर्ष 50 शिष्यों के लिए भी दुष्कर था। इसके अतिरिक्त शैलजा के समक्ष नील पर प्रहार करने से शैलजा के मन में जयदेव के प्रति घृणा ही उत्पन्न होगी। जयदेव ने जैसे तैसे अपना हाथ ढीला किया, किंतु उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने अपने मन में भीषण संकल्प लिया, आज के भोज के पश्चात मैं तुम सबको मिट्टी में मिला दूंगा। अनुरुद्ध, तुम एक ऐसे शत्रु को मेरे घर लाए हो जो मुझसे मेरा प्रेम छीन रहा है। तुम्हें इसकी कीमत अपने प्राण देकर चुकानी होगी। क्रोध के आवेग में उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से बिंच गईं कि उसके नाखूनों से हथेली में घाव हो गए और रक्त की बूंदें छलक आईं। नील की इंद्रियां अत्यंत तीक्ष्ण थीं। यद्यपि जयदेव ने स्वयं को नियंत्रित करने का प्रयास किया, फिर भी नील उसकी नस नस से बहती जानलेवा शत्रुता को भांप गया। ये केवल किसी को नीचा दिखाने की भावना नहीं थी, बल्कि अंतिम श्वास तक चलने वाला खूनी वैर था। परंतु नील इससे विचलित नहीं हुआ। वह, प्रताप और शिवेंद्र तो वैसे भी मान परिवार के घमंड को चकनाचूर करने और अनुरुद्ध का अधिकार दिलाने का अवसर खोज रहे थे। यदि जयदेव स्वयं पहल करता है तो यह उनके लिए और भी सुगम होगा।
तभी अतिथिशाला के द्वार पर हलचल हुई। मान परिवार के मुखिया वयोवृद्ध गुरकीरत मान अपने अनुचरों के साथ प्रविष्ट हुए। उनकी लंबी श्वेत दाढ़ी और नियंत्रित किंतु प्रभावशाली आभा से स्पष्ट था कि वे एक आध्यात्मिक मंडल स्पिरिचुअल रेल्म स्तर के योद्धा हैं। प्रताप यदुवंशी ने तंजिया लहजे में फुसफुसाते हुए कहा, यह मान कुल का मुखिया गुरकीरत मान है, इस गिरते हुए कुल का एकमात्र आध्यात्मिक मंडल योद्धा। यदुवंशी घराने के सामने मान परिवार की कोई बिसात नहीं थी। 8 महान घरानों में ऐसे योद्धाओं की भरमार थी। जयदेव अपने पिता के निकट जाकर खड़ा हो गया और नील की ओर जहरीली दृष्टि से देखने लगा। वह अपने पिता के प्रभाव का भय दिखाकर नील को दबाना चाहता था, किंतु नील और प्रताप के चेहरे पर केवल व्यंग्य भरी मुस्कान थी। दूसरों के लिए आध्यात्मिक मंडल का योद्धा भले ही अजय हो, परंतु नील तो हिमांग नगर में कालेश भार्गव और सेनापति जियान जैसे आध्यात्मिक मंडल के योद्धाओं से लोहा ले चुका था और मृत्युंजय प्रासाद में ऐसे ही एक योद्धा को यमलोक पहुंचा चुका था। गुरकीरत मान ने अतिथियों का औपचारिक अभिनंदन किया और स्वागत भाषण दिया। उपस्थित साधारण अतिथि उनकी चाटुकारिता करने लगे। उधर नील की मेज पर देवकन्या दल की शिष्याओं के कारण वातावरण